हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास नंबर 14। आज से पहले हमने 13 क्लास से कंप्लीट कर ली है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबने उन क्लासों को ज़रूर देखा होगा। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारे लिए जो आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो है ये वाला। यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है कौन सा अक्षर आएगा। चलिए फटाफट 1 मिनट का टाइम आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगेगा। यहाँ आपको दिया गया है के एल एफ ए और उसके बाद में लिखा गया NLHE QLJI क्वेश्चन मार्क और उसके बाद में है WLNU। सबसे सिंपल सा काम होता है, आप इनको अल्फ़ाबेट को नंबरिंग में कन्वर्ट कर लो। यानी के का नंबर क्या होता है 11, एल का नंबर 12, एफ 6, 1, 14, 12, 8 और 5, 17, 12, 10, 9, 23, 12, 14 और 21। अब पहले सब में पहला अल्फ़ाबेट देखो, जैसे के से एन, एन से क्यू, क्यू से क्वेश्चन मार्क और उसके बाद में यहाँ से डब्ल्यू। इनमें क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है? आप 11 से 14 पर जब जाते हो तो कितने प्लस करते हो? 3। और 14 से जब 17 पर आप जाते हो तो कितने प्लस करते हो? 3। यहाँ प्लस 3 किया, यहाँ भी प्लस 3 किया। अच्छा, अगर 17 में 3 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 20 यहाँ पे आएगा। और फिर 20 में जब आप 3 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 23। यानी यहाँ जो लेटर आएगा 20 पे वो कौन सा आएगा? T20। अब देखो जी दूसरे वाले अल्फ़ाबेट को, 12, 12। अच्छा, यहाँ तो तीनों में ही 12 12 दिया हुआ है। यानी अगले में मैं मान लेता हूँ कि 12 ही आएगा और उससे अगले में भी 12 ही आपको दे रखा है। तो 12 पे क्या आता है? 12 पे आता है L। अब बात करते हैं तीसरे अल्फ़ाबेट की। यहाँ भी तीसरा अल्फ़ाबेट सब में 6, 8, 10, 12 और अगला कौन सा होगा? 14। वहाँ पे दे रखा है आपको। यानी 12 पे क्या आता है? 12 पे आता है L। अब देखते हैं लास्ट वाला लेटर, 1, 5, 9, 21। अच्छा, 1 से 5 पर आप जाते हो तो 4 प्लस करते हो और 5 से 9 पर जाओगे तब कितने प्लस करोगे? 4। यहाँ भी आप 4 प्लस करोगे, 9 और 4 कितना होता है? 13। फिर 13 से 21 पर जाते हो तब तो 4 प्लस नहीं हुआ, यहाँ पे प्लस हो रहा है 8। यानी इसमें कोई और लॉजिक लग रहा है। ये जो लेटर है वो है ए और ये लेटर दिया हुआ है ई, यहाँ दिया हुआ है आई और यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मेरे को बताना है कौन सा लेटर आएगा और लास्ट में दे रखा है यू। आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, A E I और लास्ट यहाँ आएगा ओ, फिर यहाँ दे रखा है यू, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? स्वर दे रखे हैं, AEIOU। यानी लास्ट वाला जो लेटर है वो क्या है? स्वर, AEIOU। तो यहाँ पे आएगा ओ, TLLO इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है 24 सितंबर 2026 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, आपको तारीख दे रखी है, साल दे रखा है, मंथ दे रखा है और आपसे पूछा गया वार। वार निकालने के लिए एक सबसे सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है जी तमाशा वाह, तमाशा वाह है, और इन सबको भाग देना होता है 7 से। यहाँ तमाशा वाह का मतलब क्या होता है? तय का मतलब होता है तारीख, तय का मतलब होता है तारीख। माह का मतलब होता है माह का कोड, माह का कोड। और शाह का मतलब होता है शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड। ये सारी चीज मैं भी आपको बताऊंगा, शताब्दी का कोड। और वाह का मतलब होता है वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक। और ए का मतलब होता है अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देने पर भागफल यहाँ पे आपको लिखना है। अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देकर भागफल आपको यहाँ ए की जगह लिखना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तय का मतलब क्या है? तारीख। यहाँ तारीख क्या दी गई है? 24 सितंबर।
मैंने लिख दिया 24, माह मतलब माह का कोड, ये सितंबर महीने का कोड आपको पता करना है। तो सितंबर, यहाँ कोड देखो कैसे निकालते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो आपको 3-3 के टुकड़े बना लेने हैं। 3-3 के टुकड़े बनाओगे तो सबसे पहले 3 का जो टुकड़ा है इसमें क्या होगा, यहाँ होगा 12 की स्क्वायर, 12 की स्क्वायर होती है 144। फिर अगले में करोगे 5 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर होती है 025। फिर 6 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर होती है 036। और ये जो है लीप वर्ष के नहीं है, साधारण वर्ष के कोड हैं ये, क्योंकि 2026 एक साधारण वर्ष है। लीप वर्ष के कोड जब आपको निकालने होते हैं, एक में से एक माइनस करोगे 0, और 4 में से भी एक माइनस करोगे तो 3, बाद बाकी सब में सेम रहेगा। 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6 सब में सेम, आगे भी सेम ही चलेगा। लास्ट के 3 महीने हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वहाँ होता है 12 की स्क्वायर प्लस 2 यानी 146, उनका कोड होगा 146। और ये ही कोड आपके लीप वर्ष में भी 146 सेम ही रहेंगे, चेंज केवल जनवरी और फरवरी में आता है। हाँ जी, तो ये जो साधारण वर्ष था इसके अंदर सितंबर महीने का कोड दे रखा है आपको 6। अब बात करते हैं शताब्दी की। शताब्दी का कोड जो 2026 वाली जो साल है 2026, ये जो 2026 एक साल है ये कौन सी शताब्दी में आता है, ये आता है 2000 वाली शताब्दी में। और 2000 जो है वो एक लीप शताब्दी है। तो लीप शताब्दी का कोड क्या होता है 6, यानी यहाँ क्या आएगा 6। उसके बाद में वाह, वाह मतलब होता है वर्ष के अंतिम 2 अंक, यानी 2026 के जो अंतिम 2 अंक है वो है 26, प्लस ए का मतलब होता है अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देकर भागफल हमें लिखना है। तो भागफल आएगा 4 छिका 24, कितना आया भागफल 6, और इन सबको डिवाइड करना है 7 से। 26 और 24 50, 50 और 12 62, 62 और 6 68। अब 68 में आप 7 का भाग लगाओ, 7 निमा 63, कितना शेष रह गया 5। अब 5 जो कोड आया है आपके पास में, इस पे कौन सा वार आएगा वो हमें देखना है। 1, 2, 3, 4, 5। 1 पे आता है रविवार, 2 पे आता है सोमवार, 3 पे आता है मंगलवार, 4 पे आता है बुधवार और 5 पे आता है गुरुवार। तो 5 पे जो आएगा वो आएगा गुरुवार, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक बार आप वीडियो को थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेना, ठीक है, इस क्वेश्चन को। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा। अच्छा, ये आपको यहाँ एक शीट दी गई है और कहा है कि ये इतना जो पार्ट है इसको आप मोड़ दो। आप जब इसको मोड़ोगे तो ये जो आकृति है यहाँ नीचे की तरफ इस तरीके से, और जो ऊपर की तरफ आकृति दी गई है यूं, ये मुड़ेगी तो कुछ इस तरीके से ही आपको दिखाई देगी, यानी ऐसा कोई हमें डायग्राम देखना है। तो ये ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और ना ही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं इसको मोड़ता हूँ इस वाले डायग्राम को तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, और जो पहले वो फूल सा दे रखा था आपको वो ऐसा दिखाई देगा। तो ऐसा कोई डायग्राम हमारे पास है, वो है ऑप्शन नंबर ए में। तो डी भी कैंसिल, सी भी कट गया, बी भी कट गया, और आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विशिष्ट कोड भाषा में बोट को 74 लिखा जाता है। हाँ जी, BOAT, बोट को क्या लिखा जाता है 74, और HOLE होल, इसको क्या लिखा गया है 72। अब ये बोट लिख रखा है यहाँ पे और सामने दे रखा है 74। यहाँ तो दे रखे है अल्फ़ाबेट और वहाँ दे रखी है संख्या। अल्फ़ाबेट से आप नंबर कैसे बना सकते हो, आप इनके भी नंबर में, इनको भी नंबरों में कन्वर्ट कर लो। जैसे बी का नंबर 2, ओ का नंबर 15, ए का नंबर 1 और टी का नंबर 20। क्या इन सबको जोड़ने पर 74 बनता है? नहीं बनता। ट्राई करते हैं। 20, 30, 35 और 37 और 1 38। तो 38 का 2 गुना कितना होता है? 3 दूनी 6 और 1 7 76। हो सकता है जी 76 में से 2 कम करने पर 74 आ रहा हो। चलिए यहाँ ट्राई करते हैं। एच का नंबर 8, ओ का नंबर 15, एल का नंबर 12 और ई का नंबर 5। इन सब का टोटल करके उसका 2 गुना कर दो और उसके बाद में फिर आप 2 माइनस करोगे तो 15 और 5 20, 30 और 40। 40 का 2 गुना होता है 80।
अब 80 में से आप 2 माइनस करते हो तो कितना आता है 78, लेकिन वहाँ दे रखा है 72। तो यानी ये लॉजिक तो नहीं लगेगा, कुछ और लॉजिक अपन लगा के देखते हैं। हाँ जी, बी का उल्टा क्या होता है, बी का विपरीत होता है वाई, और वाई का नंबर होता है 25। ओ का विपरीत क्या होता है एल, और एल का नंबर होता है 12। ए का विपरीत जेड, जेड का नंबर 26। टी का विपरीत जी, और जी का नंबर 7। क्या इन सबको जोड़ने पर 74 आ रहा है क्या, देखते हैं। 26 और 25 कितना हो गया 51, 51 और 7 58, और 2 60, और 10 70, और यहाँ दे रखा है 74। तो मैं इसमें +4 कर देता हूँ एक बार, 70 और 4 कितना होता है 74। हो सकता है इन 4 अल्फ़ाबेट को जोड़ा गया हो 70 में, तो भी 74 ही आएगा। एच का उल्टा, एच का विपरीत, एच का विपरीत होता है एस, और एस का नंबर होता है 19। ओ का विपरीत एल, और एल का नंबर जो होता है वो 12 होता है, और एल का विपरीत होता है ओ, और ओ का नंबर 15। ई का उल्टा वी, वी का नंबर 22। इन सब का टोटल कर लो, 19 और 11 30, और एक 31, 31 और 5 36, और 2 38, 38 48 68। इनका टोटल कितना आया 68। अच्छा 68 में 4 जोड़ने पर क्या आ रहा है 72। यहाँ भी +4 किया, यहाँ भी +4 किया, तो शायद अगले में 4 आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा। हाँ जी, आपसे पूछा GAIL का कोड बताओ। जी का उल्टा टी, टी का नंबर होता है 20। ए का उल्टा जेड, जेड का नंबर होता है 26। और आई का उल्टा होता है आर, आर का नंबर 18। एल का उल्टा ओ, और ओ का नंबर क्या होता है 15। इन सब का टोटल करो, 20 और 20 40, 50 60, 60 और 8 68, 68 और 6 74, 74 और 5 70, 74 और 5 हो गए 79। अब इसमें प्लस कितने करेंगे, 4 प्लस करेंगे, तो 9 और 4 13, यानी 83। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में आपको कहा है 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। अब यहाँ 2 पंक्तियां दे रखी है, पंक्ति 1 और पंक्ति 2। पंक्ति 1 में बैठा है A B C और D, और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। और पंक्ति 2 में बैठे हैं W X Y और Z, और इन सभी के मुख उत्तर दिशा की ओर है, और उनका मुख कहाँ था, दक्षिण की ओर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन को कैसे अपन जल्दी करेंगे। यहाँ दिया गया आपको इसके बारे में, इस प्रकार पहली पंक्ति के प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति के व्यक्ति की ओर है। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ जो अपने क्वेश्चन का आंसर देगा, कॉमन अपन देख के फटाफट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं ना। यहाँ पहले लाइन में कहा गया है जेड वाई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, और यहाँ दे रखा है जो पंक्ति 2 में बैठे हैं उनका नाम है W X Y और Z, और इन सब का मुख उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर। 1 2 3 4, और पहली पंक्ति में भी कितने लोग बैठे हैं 4, दूसरी पंक्ति में भी कितने लोग बैठे हैं 4। दूसरी पंक्ति में बैठे हैं W X Y और Z, और पहली पंक्ति में है A B और C D, ये लोग बैठे हैं। यहाँ का आपसे कहा गया है Z Y के बाएं तीसरे स्थान पर। अगर मैं Y को यहाँ बिठाऊं तो Y का बायां पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ कौन बैठा है Z। फिर उससे अगले लाइन में कहा गया B के सम्मुख बैठा व्यक्ति X का निकटतम पड़ोसी है। अच्छा, X का निकटतम पड़ोसी जो व्यक्ति है उसका मुंह कहाँ होगा, B की तरफ। अब X का पड़ोसी तो Z भी हो सकता है, और इसके सामने कौन आ सकता है B। अगर मैं X को यहाँ ना बिठाऊं, यहाँ बिठाऊं तो Z के, तो X का निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा फिर Y, और B कहाँ आएगा यहाँ पर। या फिर X का निकटतम पड़ोसी ये भी हो सकता है, और B कहाँ आएगा यहाँ। तो भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी अपने पास में बाकी है यहाँ पे। चलो इतना पता है कि X का जो निकटतम पड़ोसी है उनके सामने कौन बैठेगा, B बैठेगा, और ये 2 पॉसिबिलिटी होगी जी, 1 और 2। फिर अगले लाइन में कहता है D B के दाएं किसी स्थान पर है। अच्छा, B जहां भी बैठेगा उसके दाएं कौन बैठेगा, D। D B के दाएं किसी स्थान पर। अब इन दोनों का मुख कहाँ था, दक्षिण की ओर, तो B का दायां इस साइड ही होगा। आपको इतना सबको पता है ना कि इन सब का फेस दक्षिण की ओर है, तो B की दाहिनी साइड ये वाली होगी। फिर अगले लाइन में कहता है डी बी के दाएं किसी स्थान पर है और वह W के सम्मुख नहीं है। और
अब यहाँ और का मतलब है डी के लिए, यानी पहले वाले व्यक्ति के लिए, कि डी का फेस कहाँ नहीं है, डब्ल्यू के सामने, यानी डी और डब्ल्यू बिल्कुल आमने सामने नहीं बैठेंगे। अगले लाइन में कहता है ए सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा, सी के दाएं, सी का मुंह दक्षिण की ओर है तो उसका दायां पहला, दूसरा, तीसरा कौन होगा, ए। इन चार डब्बों में से इन दो को फिट कर दो। पहले तो ए ये बैठा और दो का गैप देके सी ये बैठा। अब बुक वाले ने क्या कहा है क्वेश्चन में कि डी के सामने कौन नहीं आएगा, डब्ल्यू, और एक्स का निकटतम पड़ोसी है उसका फेस कहाँ पे है, बी की ओर है, और बी के दाएं कौन बैठा है, डी बैठा है, यानी ये दोनों लोग इस तरीके से बैठेंगे। तो दो ही जगह खाली पड़ी है तो बिठा दो डी और बी को। उसके बाद में एक्स के निकटतम पड़ोसी का मुख किसकी ओर है, बी की ओर। अच्छा, एक्स को यहाँ बिठाऊंगा तो एक्स का खुद का ही मुंह हो जाएगा बी की ओर, लेकिन अपने को तो एक्स के निकटतम पड़ोसी का मुख करना है बी की ओर, और डी के सामने कौन नहीं बैठा, डब्ल्यू नहीं बैठा, तो डब्ल्यू के लिए तो एक जगह खाली बचती है ये वाली। चलिए, ये अपना डायग्राम बिल्कुल ओके है इसका। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देखो, तो निम्नलिखित में से कौन एक्स के सम्मुख बैठा है, एक्स के सम्मुख बैठा है डी, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करता हूं सबको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में दिया गया यदि शब्द एनर्जेटिक के प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित मतलब जो पहले जिस स्थान पर था उसी स्थान पर रहना चाहिए। स्पेलिंग है एनर्जेटिक, ENERGETIC। अब वर्णमाला के क्रम में, वो भी उल्टे वर्णमाला क्रम में, यानी कि इस तरीके से ABCD, ये होता है उल्टा वर्णमाला क्रम। तो सबसे पहले इनमें से क्या आना चाहिए, सबसे पहले आएगा C, सबसे छोटा अल्फाबेट है ना, और सबसे बढ़िया सिंपल काम आप इनकी नंबरिंग कर दो। जैसे N का नंबर 14, E 5 18, G का नंबर 7 20 9 और 3। अब देखो गिनती के अंदर सबसे पहले आता है 3, मैंने यहाँ C लगा दिया। फिर आता है जी 5, 5 अपने को कितनी बार दे रखा है, 3 बार, यानी 3 बार क्या लिख दो आप, E लिख दो। 5 के बाद आता है 7, 7 पे आएगा G, और उसके बाद आता है 9, 9 पे आएगा I, और 9 के बाद में आता है 14, फिर आएगा 18 और फिर 20, यानी N, और N के बाद में R, R के बाद में T। ये लो जी, ये उल्टा वर्णमाला क्रम हो गया इसका। तो कह रहा है कि कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी जो पहले जिस स्थान पे था वो उसी स्थान पर है। जैसे कि G अपने सेम स्थान पे है, चेंज नहीं हुआ, और ये वाला E भी चेंज नहीं हुआ, और C भी चेंज नहीं हुआ। तो कितने हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित है, 3, यानी ऑप्शन नंबर D। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है, यानी 5, 3 और 34। अब ये 34 कैसे आया यहाँ पे, हमें वो देखना है। तो 5 को 3 से गुणा करने पर 34 आता है क्या, 5 को 3 से गुणा करोगे तो 15 आता है। और कोई लॉजिक इसके अंदर क्या लग सकता है, क्या हम इनकी स्क्वायर कर लें, 5 की और 3 की। 5 की स्क्वायर होती है 25, और 3 की स्क्वायर क्या होती है 9। क्या इनको जोड़ने पर 34 आता है, 9 और 5 14, 2 और 1 3। हाँ जी बिल्कुल, ये तरीका सही है। यानी कि आप 7 की स्क्वायर करोगे तो कितनी आएगी 49, और आप 5 की स्क्वायर करोगे तो कितनी आएगी 25। क्या इन दोनों को जोड़ने पर 74 आ रहा है, देखते हैं जोड़ के। 9 और 5 14, 4 2 6 और 1 7, 74 बिल्कुल आ रहा है। तो ऐसा ही हमें कोई ऑप्शन देखना है। 4 की स्क्वायर 16, 7 की स्क्वायर 49। क्या इन दोनों को जोड़ने से 77 आता है क्या, 9 और 6 15, 4 5 और 6 नहीं आता, तो यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, 8 की स्क्वायर 64 और 5 की स्क्वायर 25। तो 5 और 4 9 और 6 और 2 8, 89, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया उस विकल्प का चयन करें जो दिखाई देता है जब निम्न पारदर्शी पन्ने यानी समस्या चित्र यानी प्रश्न आकृति, ये है जी प्रश्न आकृति, को बिंदुदार रेखा पर मोड़ा जाता है। अच्छा, इस कागज को अगर मैं इधर मोड़ूं इस साइड में तो क्या होगा, ये जो ऊपर की साइड यूं त्रिभुज का सा निशान आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ इस तरफ आएगा,
और ये जो आकृति दिखाई दे रही है वो भी इस तरफ आएगी, यानी ये डब्बा पैक हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ऐसा डायग्राम आपके पास में कोई है? ये तो बिल्कुल भी गलत हो गया, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या ये वाली बात समझ में आई सबको? बस इस कागज को फोल्ड करना है इस तरफ आपने, और उससे क्या होगा, ये दोनों के दोनों यहाँ इस तरीके से डायग्राम में कवर कर लेंगे इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शाम के 4:52 बजने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटे कोण कितने डिग्री का में से छोटा कोण कितने डिग्री का होगा? अच्छा, यहाँ आपको कोण निकालना है, और कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कोण बराबर मिनट इंटू 11/2 माइनस बजे गुणा 30। अब ये बजे मतलब क्या होता है? बजे जैसे 4:52 हो गए, है ना, तो ये 4 जो है वो बजे हो गया। मैंने यहाँ लिख दिया 4 गुणा में 30 आपको पहले से दे रखा है, और माइनस 11/2 भी आपको दिया हुआ है, इंटू मिनट का मान कितना है? यहाँ मिनट का मान है 52, 4:52। तो मैंने मिनट की जगह पे मिनट रख दिया। इससे क्या आएगा? कोण का मान आएगा। अब काट लो इनको फटाफट। 2 दूनी 4 और 2 2 कितना हो गया? 2 छिके 12। तो 26 को जब 11 से गुणा करोगे तो कितना आता है? 6 और 2 8 और 2 286 में से माइनस करोगे 120। 286 में से जब मैं 120 को माइनस करता हूँ कितना आया? 6, और 8 में से 2 गए 6, 2 में से 1 गया 1, 166। यानी कोण का मान कितना आ गया? 166 डिग्री हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, इसने पूछा था छोटा कोण। छोटा कोण ये 180 डिग्री और 180 डिग्री के नीचे का है, टोटल 360 डिग्री होता है ना। तो 180 डिग्री से अगर ऊपर चला जाए तो वो बड़ा कोण, और नीचे रहेगा तो वो छोटा कोण। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया गया है ए बी सी डी और ई 5 डब्बे हैं, उनको एक के ऊपर एक रखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में, यानी ऐसे नहीं रखना ए बी सी डी लो जी आंसर आ गया, ठीक है, ऐसे नहीं करना। इनका क्रम ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कंफर्म नहीं है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है। ये कह रहा है ए को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा जाता है। अच्छा, नीचे से पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, यहाँ किसको रखा गया है? ए को। टोटल डब्बे कितने थे? 5। अब मैं इसमें 2 पॉसिबिलिटी बना देता हूँ, 1 2 और तीसरे स्थान पे कौन है? ए। 4 और 5 डब्बे हो गए टोटल। फिर कहता है ए और बी के बीच केवल एक डब्बा रखा जाता है, यानी ए और बी के बीच में कितने डब्बे आएंगे? 1। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटी अब मैंने बना रखी है, पहली पॉसिबिलिटी और दूसरी पॉसिबिलिटी। अब ए और बी के बीच में डब्बा 1 है, तो मैंने एक बार तो बी को ऊपर की तरफ बना दिया और एक बार बी को मैंने नीचे की तरफ, क्योंकि डब्बा तो इनके बीच में एक ही आ रहा है ना यहाँ दोनों जगहों पे देखने पर। फिर कहता है डी और बी के बीच केवल 3 डब्बे हैं। बी ये बैठा, 1 2 3 का गैप देके डी को यहाँ रख दो। बी इस वाली पॉसिबिलिटी में यहाँ नीचे की तरफ है, 1 2 3 का गैप देके डी को आप यहाँ रख दो। फिर अगले लाइन में कहता है सी को बी के ठीक ऊपर रखा जाता है। अच्छा, यहाँ बी के ठीक ऊपर सी नहीं आ सकता, तो ये डायग्राम मेरा, ये पॉसिबिलिटी मेरी क्या होगी? गलत। यहाँ देखो बी के ठीक ऊपर सी के लिए जगह खाली पड़ी है, आपने सी को यहाँ रख दिया। अब एक डब्बा रहेगा, कौन सा रहेगा? ई रहेगा, उसको मैं यहाँ फिट कर देता हूँ। ये लो जी, ये आपका डायग्राम बिल्कुल सही बन गया। पूछा है ए और डी के बीच में कितने डब्बे हैं? डी ये बैठा और ए ये रहा, इनके बीच में डब्बे कितने हैं? 1, जो कि ई है, यानी 1 हमारे क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी, 6 छात्राएं कंचन, पिंकी, डिंपल, पूजा, संध्या और सलोचना एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहती है। इमारत में सबसे निचली मंजिल को मंजिल क्रमांक 1 दिया गया है और इसके ऊपर मंजिल क्रमांक 2। इसी तरह यह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक जो है 6 है, यानी सबसे नीचे वाली मंजिल 1, उससे ऊपर 2 3 4 5 और 6। क्वेश्चन में कहा गया है पिंकी और सलोचना की मंजिलों के बीच वाली मंजिल पर केवल पूजा रहती है, यानी पिंकी और सलोचना इनकी मंजिलों के बीच में कौन रहती है? केवल पूजा। अब हो सकता है जी पिंकी यहाँ नीचे की साइड में आए और सलोचना ऊपर की साइड में, तो ये एक पॉसिबिलिटी अपन ने यहाँ बना के छोड़ दी।
फिर अगले लाइन में कहा गया है कंचन और संध्या की मंजिलों के बीच वाली मंजिल पर केवल डिंपल रहती है। यानी कंचन और संध्या इनके बीच की मंजिलों के बीच में कौन है? डिंपल। अब कंचन और संध्या का भी स्थान कंफर्म नहीं है, हो सकता है जी कंचन नीचे की तरफ बैठी और संध्या ऊपर की तरफ, तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए आगे लाइन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? सलोचना कंचन की मंजिल के ऊपर वाली किसी मंजिल पर रहती है। अच्छा, कंचन की मंजिल के ऊपर की साइड कौन रहती है? सलोचना। टोटल बंदे कितने हैं? 6। तो ये जो तीनों व्यक्ति हैं, पिंकी, पूजा और सलोचना, ये कहाँ आएंगे? सलोचना कंचन की मंजिल के ऊपर वाली किसी मंजिल पर है। यानी अगर कंचन यहाँ नीचे की तरफ आएगी तो उसके ठीक ऊपर तो डिंपल का स्थान कन्फर्म है, और उसके ठीक ऊपर फिर कौन आएगी? संध्या। लेकिन जो दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने मानी थी, कंचन, डिंपल और संध्या, ये ऐसे भी तो लिख सकते थे अपन, है ना, क्योंकि इनके स्थान अभी कंफर्म नहीं थे। लेकिन एक लाइन में कहा गया था सलोचना कंचन की मंजिल के ऊपर वाली मंजिल पर रहती है। अब मंजिल ऊपर की तरफ रहती है तो 3 व्यक्ति तो ये हो गए, 1 2 3, जो 3 फ्लोर पे रह रहे हैं। लेकिन कंचन के ऊपर कौन आएगी? सलोचना। मैंने यहाँ मान लिया सलोचना को। उसके ठीक ऊपर किसका स्थान है? पूजा का। और सबसे ऊपर किसका स्थान है? पिंकी का। अब ये भी तो स्थान आपस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा तो इतना ही है, पूजा किस मंजिल पर रहती है? पूजा का तो स्थान कन्फर्म है कि ये 5वें फ्लोर पे रहती है। हाँ जी, कौन से फ्लोर पे? 5th पे। 3 के बाद 4, 5 और 6, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 5th नंबर फ्लोर पे कौन है? पूजा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है सिलोलिज्म वाले टॉपिक से। कथन आपको दे रखा है, कथन को पढ़ के आपने डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम के हिसाब से आपको इन निष्कर्षों को पढ़ के आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखते हैं। ये कह रहा है सभी जानवर कुत्ते हैं। सभी जानवर यानी ये टोटल जितने भी जानवर है, सारे के सारे जानवर क्या है? कुत्ते। ठीक है। उसके बाद में अगले लाइन में कहता है जी कुछ कुत्ते मांसाहारी है। यानी जितने भी कुत्ते हैं इनमें से कुछ कुत्ते क्या है? मांसाहारी। तो मैंने कुछ पार्ट इनका यहाँ ले लिया। उसके बाद में कथन को पढ़ के आपने डायग्राम तो बना लिया। अब पढ़ते हैं निष्कर्षों को। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ जानवर मांसाहारी है। क्या देख के बताओ जानवर का मांसाहारी के साथ में कोई पार्ट टच हो रहा है? नहीं, तो ये वाली बात क्या होगी? गलत। फिर कहता है सभी कुत्ते जानवर हैं। क्या सारे कुत्ते जानवर है? नहीं, कुछ कुत्ते जानवर है जी, सारे कुत्ते जानवर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। यानी ना तो एक और ना ही दो, कोई भी अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं और उनका जो सभी तीनों गेम खेलते हैं? अच्छा, हमें वो लोग बताने हैं जो कबड्डी भी खेलते हैं और साथ साथ में क्या खेलते हैं? फुटबॉल। यानी कबड्डी प्लस फुटबॉल। और वो भी लोग बताने हैं जो तीनों गेम खेलते हैं, यानी तीनों गेम वाले लोग भी हमें बताने हैं। 3 खेल वाले लोग। पहले तो हम वो देखते हैं जो कबड्डी और फुटबॉल खेलते हैं। ये जो पूरा का पूरा डब्बा दिखाई दे रहा है ये है फुटबॉल वाले लोगों का, और ये पूरा डब्बा किसका है? कबड्डी वाले का। तो हमें तो केवल वो लोग देखने हैं जो कबड्डी प्लस फुटबॉल दोनों गेम खेल रहे हैं। तो क्यू जो है वो कबड्डी भी खेल रहा है और क्यू फुटबॉल भी खेल रहा है। वी क्रिकेट खेल रहा है जी, हमें क्रिकेट से तो कोई लेना देना ही नहीं है। इसने केवल और केवल कबड्डी और फुटबॉल वाले लोगों का है, तो इस डब्बे को मैं एक बार साइड कर देता हूँ। ठीक है, तो कबड्डी और फुटबॉल के लिए कौन आगे? क्यू। पी अकेला फुटबॉल खेल रहा है और आर अकेला कबड्डी खेल रहा है, और क्यू ऐसा व्यक्ति है जो क्या खेल रहा है? कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल। तो पहला तो आया जी क्यू। अब कह रहा है जी वो लोग भी बताओ जो तीनों गेम खेलते हैं। तीनों गेम खेलने वाले कौन है? एस जो है ये तीनों में आ रहा है। ये कबड्डी भी खेल रहा है, ये फुटबॉल भी खेल रहा है और ये क्रिकेट भी खेल रहा है। तो क्यू प्लस एस देखो किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एस प्लस क्यू, जो कि हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो थोड़ा बहुत तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। कंपनी, स्कूल, संस्कृति, स्वास्थ्य। अच्छा, क्या स्कूल का स्वास्थ्य के साथ कोई लेना देना है? नहीं। संस्कृति का स्वास्थ्य के साथ कोई लेना देना है? नहीं। क्या कंपनी का संस्कृति के साथ कोई लेना देना है? नहीं। और क्या कंपनी का स्वास्थ्य के साथ कोई लेना देना है? नहीं। यानी ये चारों के चारों जो है अलग अलग नाम है। जैसे कंपनी एक अलग चीज़ होती है, स्कूल अलग होता है, और संस्कृति तो अलग होती है, और उसके बाद में कौन सा है? स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य भी क्या होता है? अलग। ये चारों अलग अलग है जिनका एक दूसरे के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसा कोई डायग्राम मार्क को दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो कि हमारे क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उस उत्तर आकृति का चयन करें, यानी उस आंसर फिगर का चयन करें जो प्रश्न आकृति प्रॉब्लम फिगर में चिन्ह की जगह ले सके। यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आना चाहिए वो हमें बताना है। चलिए देखो जी, सब में पहले बीच वाला तो ब्लैक ही दे रखा है, तो यहाँ क्या आएगा? बीच वाला जो है ब्लैक ही आएगा, स्क्वायर। उसके बाद में बात करते हैं जो ऊपर की साइड में पहला दे रखा है, इसमें क्या फ़र्क है। यहाँ देखो, ये ऊपर की तरफ यूं कुछ गोल घुमा दिया इसको, इसमें भी ऊपर की तरफ गोल घुमाया गया है, ये सब में ऊपर की तरफ गोल ही घुमाया गया है। तो अपन क्या करेंगे? अपन भी गोल ही घुमा के छोड़ देंगे इसको इस तरीके से। बात करते हैं दूसरे वर्ड यहाँ इस डायग्राम की, ये ऊपर की तरफ इस तरीके से, लेकिन यहाँ अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, और फिर अंदर की तरफ। बाहर की तरफ इसको गोल घुमाया गया है, फिर अंदर की तरफ गोल घुमा दिया, फिर बाहर गोल घुमा दिया, फिर अंदर, तो अब बाहर की तरफ गोल घुमाएगा, यानी कुछ इस तरीके से। अब चेक करते हैं इसको, ये बाहर की तरफ गोल घुमाया गया है, और ये भी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ और बाहर की तरफ। तो यहाँ जो आएगा उसमें अपन क्या करेंगे? बाहर की तरफ इस तरीके से गोल घुमाएंगे। अब इसको देखो, अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ गोल घुमाया गया है, फिर अंदर की तरफ गोल घुमाया गया। ये तो पीछे वाली जगह तो सेम ही है, फ्लैट है सब में। यहाँ देखो भी, इसको भी बाहर की तरफ गोल घुमाया गया है। ये बाहर है तो फिर अगला अंदर की तरफ गोल घुमाया जाएगा इस तरीके से। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दे रखा है? यहाँ गोल दे रखा है जी, अंदर की तरफ घुमा रखा है, और इसको बाहर की तरफ घुमाया हुआ है, और इसको भी बाहर की तरफ घुमाया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया अपना। तो चलो इसका आंसर क्या आएगा? फिर ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। बाकी चेक कर लेते हैं, बाहर, बाहर, अंदर, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये अंदर की तरफ इस तरफ घुमा रखा है, और इसमें बाहर की तरफ घुमाया। अपने को चेक भी क्या करना है? बाहर की तरफ ही चेक करना है जी। तो ये वैसे गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है जी, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वीडियो लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो स्पीड से, कि स्पीड तेज़ है धीरे है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।